Hi everybody, good morning to all of you. Welcome to the Royal Academy. हमने पिछले क्लास में क्रस्ट के बारे में स्टडी किया था। अब हम मेंटल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट हमारे हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे कि मेंटल्स क्या होते हैं, मेंटल के फीचर क्या होते हैं, मेंटल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ स्टार्ट। देखिए बाबू, जो मेंटल होता है एक अर्थ का सेकेंड लेयर होता है। यह डायग्राम आपको याद होगा कि हमने अर्थ के क्रॉस सेक्शन एरिया को काट के निकाल लिया था। ठीक है, और ऊपर हमारा क्रस्ट था, उसके बाद ओशियंस थे इस क्रस्ट के ऊपर। हमने बताया था कि ये जो क्रस्ट होते हैं ये दो भागों में डिवाइड थे, एक महाद्वीपीय क्रस्ट, एक महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, और इसको हमने 0 किलोमीटर मान लिया था। ठीक है, और यहाँ सेंटर था पृथ्वी का। ठीक है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था वो 6371 किलोमीटर था, जो उसके रेडियस को शो कर रहा था, जो उसकी त्रिज्या को शो कर रहा था, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अपर मेंटल था, उसके बाद लोअर मेंटल था। ठीक है, अपर मेंटल का हमने देखा था कि 0 से 700 किलोमीटर की हाइट थी। ठीक है, डेप्थ, और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर हमारा लोअर मेंटल था, 2900 किलोमीटर। उसके बाद हमने इसको देखा था आउटर कोर था, आउटर कोर था यानी बाह्य कोर था, और आउटर कोर जो था 2900 से 5150 था किलोमीटर। उसके बाद हमने इनर कोर देखा था कि इनर कोर था, और इनर कोर जो था वो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर था। ये भी हमने पिक्चर देखा था। ठीक है, तो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद बेटा मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मेंटल होते हैं एक सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, दूसरा सबसे बाहरी वाले लेयर होते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, मेंटल जो होते हैं यह दो चीज कंटेन करता है। मेंटल दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है बाबू आपका लिथोस्फेयर, दूसरा होता है स्टेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर का जो मतलब होता है स्थल मंडल। स्टेनोस्फेयर को स्टेनोस्फेयर ही कहते हैं हिंदी में भी। इसका मतलब समझते हैं कि स्टेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लिथोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? ठीक है, तो लिथोस्फेयर हम पूरे क्रस्ट है और मेंटल कुछ ऊपर वाले भाग को जहां को टच कर रहा है। जैसे इस एरिया जो है, देखिए बाबू, यह जो एरिया है यहाँ से अपर मेंटल और क्रस्ट टच कर रहा है। ये वाला एरिया और ये पूरा क्रस्ट का एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसका बोलते हैं लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्थल मंडल होता है ये क्या होता है? क्रस्ट का ऊपरला भाग या पूरा क्रस्ट यानी होल क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक, होल क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, मतलब पूर्ण भूप्रकृति। ठीक है, और क्या होता है? मेंटल का ऊपरला भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, इसको हम बोलते हैं, दोनों कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। और जो स्थल मंडल होता है इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है लोअर होती है, इस कम होती है। किस कंपेयर में कम होती है? तो लोअर देन स्टेनोस्फेयर, मतलब इसकी जो डेंसिटी है स्टेनोस्फेयर के कंपेयर में कम होती है। अब वो हिंदी लिख नहीं रहे हैं कि हिंदी बोलते जा रहे हैं, इस कारण जो हिंदी व्यूअर्स है, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि हम साथ में हर एक वर्ड का हिंदी हम बोलते जा रहे हैं।
इसका मतलब लोअर देन स्टेनोस्फेयर का मतलब है इसकी जो घनत्व होती है वो स्टेनोस्फेयर से कम होती है। चलिए यदि हम स्टेनोस्फेयर का बात करें, स्टेनोस्फेयर का बात करें तो स्टेनोस्फेयर जो होता है बाबू, जो स्टेनोस्फेयर होता है इस पे क्या होता है, लिथोस्फेयर फ्लोट करता है, लिथोस्फेयर तैरता है, ठीक है। यानी हमें कह सकते हैं कि लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर स्टेनोस्फेयर अर्थात जो स्थल मंडल है वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। स्थल मंडल जो है वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर क्या करता है, तैरता है। फ्लोट्स में तैरना, स्टेनोस्फेयर ओवर का मतलब के ऊपर, लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल स्टेनोस्फेयर के ऊपर। तो स्टेनोस्फेयर वाला पार्ट कौन हो गया, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्ट हो गया आपके स्टेनोस्फेयर, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो है स्टेनोस्फेयर। अब एक स्टेनोस्फेयर की बात करते हैं और कुछ इसके बारे में। तो ये स्टेनोस्फेयर जो होता है इसकी जो डेंसिटी होती है बाबू वो हायर होती है, हायर देन लिथोस्फेयर। इसका एक जो घनत्व होता है, डेंसिटी घनत्व जो होता है हायर देन लिथोस्फेयर, मतलब स्थल मंडल के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है, हायर देन लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल और स्टेनोस्फेयर मतलब नीचे वाला पार्ट। तो इसका जो डेंसिटी होता है लिथोस्फेयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसके ये नीचे होगा, इसका डेंसिटी कम होगा, ऊपर होगा, फ्लोट करेगा। एक बात और देखते हैं आप, जो स्टेनोस्फेयर होता है, ठीक है, वो अर्ध ठोस होता है, यानी सेमी सॉलिड इन नेचर होता है, सेमी सॉलिड इन नेचर। जो स्टेनोस्फेयर होता है सेमी सॉलिड नेचर, ठोस नहीं होता है ना द्रव होता है, सेमी सॉलिड होता है। जैसे आपने लावा को देखा होगा, ज्वालामुखी इरेप्शंस को देखा होगा कहीं वीडियो में, कहीं फिल्मों में, ठीक है। तो आगे वो चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, ठीक है। तो वह जो होता है ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। तो स्टेनोस्फेयर जो है बाबू वो क्या है, ना सॉलिड है और ना लिक्विड है, यानी वो सेमी सॉलिड है, वो अर्ध ठोस है। इसके बारे में इतना हो गया, ठीक है। आगे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब एक बात और है, फेमस बात है बाबू, ध्यान देंगे कि जो स्टेनोस्फेयर होता है, जो आपका थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया बाबू, ये सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। जो स्टेनोस्फेयर है उसमें मैग्मा चैम्बर उपस्थित होता है। क्या उसके उपस्थित है, मैग्मा चैम्बर, यानी हम लिख सकते हैं स्टेनोस्फेयर कंटेन मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा चैम्बर का मतलब क्या होता है, मैग्मा चैम्बर हम वैसे रूम, चैम्बर का मतलब क्या है, रूम, ठीक है। तो चैम्बर, वैसे चैम्बर को मैग्मा चैम्बर बोलते हैं जहां पर मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा समझते हैं जो ज्वालामुखी से जो लिक्विड के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में बहता है, ठीक है। यहाँ मैग्मा का जहाँ निर्माण होता है उसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। स्टेनोस्फेयर कंटेन, यानी स्टेनोस्फेयर में जो पार्ट है, जो मेंटल का स्टेनोस्फेयर पार्ट है, वहीं पे मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है। जिससे हम मैग्मा, हम कह सकते हैं कि स्टेनोस्फेयर के पास क्या होता है, मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक बात और हम बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर स्टेनोस्फेयर है वो सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों पाया जाता है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। स्टेनोस्फेयर जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों पाया जाता है, सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों पाया जाता है, ठीक है। सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, यह तो ठोस अवस्था में है लेकिन यह हल्का हल्का द्रव होते जा रहा है। जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो और द्रव होते जा रहा है, वो और पतला होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है स्टेनोस्फेयर के सेमी सॉलिड होने का कारण है, ठीक है, कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं थोरियम के बारे में, प्लूटोनियम के बारे में, ये सब जो तत्व है, ये सब तत्व है जो, ठीक है, और सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम के बारे में, ठीक है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं इसके नीचे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होता है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जब रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है।
नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों रिएक्शन क्या होता है, एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है, एक बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो क्या करती है सब चीज पिघला देती है, सब चीज को मेल्ट कर देती है। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है, ठीक है। थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम के कारण जो अर्थ का जो स्टेनोस्फीयर पार्ट है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होने से क्या होता है कि बहुत सारे हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत सारे उच्च मात्रा में एनर्जी निकलती है। जब बहुत सारे उच्च मात्रा में एनर्जी निकलेगी तो सभी जितने भी नीचे के चट्टान होंगे वो सबको तो क्या करेंगे, वो मेल्ट कर देगी, पिघला देगी, ठीक है। तो जब पिघला देती है तो हम लोग देखते हैं कि स्टेनोस्फीयर क्या होता है, और जब ठोस होता है तब पिघला तो गया है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट पूरी तरह से नहीं पिघला है, नीचे वाला पार्ट ज्यादा पिघलता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि जैसे सब नीचे की ओर जाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है, नाभिकीय संलयन का जो अभिक्रिया है, ठीक है, वो और तेज होती जाती है, और जैसे सब नीचे की ओर जाते हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है, आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियर क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। हम इनर कोर की बात नहीं करेंगे, इनर कोर पे एक स्पेशल केस है, उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यू कैन टेक नो स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम के कारण क्या हो रहा है, नीचे मतलब यहाँ स्टेनोस्फीयर जो पार्ट है मेंटल का, यहाँ पे क्या न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है। जब नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी तो सभी जितने भी रॉक्स, जितने भी चट्टाने हैं वे सारे क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस कारण क्या होता है, स्टेनोस्फीयर जो होते हैं वो सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। एक बात और हम बात करते हैं, ठीक है, कि यह जो स्टेनोस्फीयर का एरिया है, यानी जो मेंटल एरिया है, ठीक है, स्टेनोस्फीयर, खास करके स्टेनोस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज ए लो वेलोसिटी जोन। मतलब समझाते हैं, हिंदी वाले भी दिल थाम के बैठे रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी मतलब क्या है। तो बोलता है यह एक निम्न वेग का क्षेत्र है, निम्न वेग का क्षेत्र है, यह एक निम्न वेग का क्षेत्र है। अब इसको लो वेलोसिटी जोन हम बोलते क्यों है, निम्न वेग का क्षेत्र बोलते क्यों है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देखिए अब जो भूकंप उत्पन्न होता है, जो अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं, जो भूकंप में अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ उसके जो वेव होते हैं, जो सिस्मिक वेव होते हैं, ठीक है, उसमें एक पी वेव होता है, एस वेव होता है, एक पी वेव होता है, एस वेव होता है। तो पी वेव जो है और एक दूसरा कौन सा वेव है बाबू, एस वेव है, एंड एस तरंग और पी तरंग, एस तरंग और पी तरंग। तो पी तरंग और एस तरंग दोनों का जो वेलोसिटी होता है, दोनों का वेग जो होता है वो इस जोन में क्या होता है, बहुत धीमा होता है, बहुत कम होता है, दोनों कम रफ्तार से चलते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं इट इज लो वेलोसिटी जोन, इसे एक निम्न वेग का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं अबाउट मेंटल टोटल। हमने स्टेनोस्फीयर के बारे में देखा था, अब टोटल मेंटल के बारे में, अबाउट मेंटल के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं हो, ठीक है, कि जो मेंटल का जो क्षेत्र होता है, मेंटल का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा है, यानी क्रस्ट से भी ज्यादा है और कोर से भी ज्यादा है, क्रस्ट से भी ज्यादा है और कोर से भी ज्यादा है, भूपर्पट्टी से भी ज्यादा है और कोर से भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बोलता है इट कंटेन 83% of वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी यह पृथ्वी के कुल आयतन का, इसका कुल आयतन का, ये बड़ी हिंदी है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% कंटेन करता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% कंटेन करता है, मतलब जितना पृथ्वी का आयतन है, टोटल पृथ्वी का आयतन हम 100% मानेंगे, ठीक है। तो 83% कौन है, अकेले मेंटल है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों की मिलाकर बात कर रहे हैं, यह मेंटल है,
ठीक है, जबकि हमने देखा था कि जो क्रस्ट था वो सिर्फ 0.5 से 1% के बीच था, ठीक है, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 83% है। तो समझ जाइए, आप समझ सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में मिनरल प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, ठीक है, और कितना हायर अमाउंट में स्टेनोस्फीयर अपने अंदर मैग्मा कंटेन करता है। तो पृथ्वी कुल आयतन का 83% है, ठीक है। अगर हम मास दृष्टि से बात करें, द्रव्यमान दृष्टि से बात करें, अगर हम द्रव्यमान की दृष्टि से बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67% है। ये पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67% है। ये पृथ्वी के कुल द्रव्यमान कितना परसेंट है? 67% है। इसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। यानी कोई पूछेगा कि मेंटल में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं बाबू, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड स्थान पे कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। थर्ड स्थान पे कौन पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो लगभग 45% होते हैं। कितने होते हैं? 45% होते हैं। जब अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 23%, और सिलिकॉन की बात करें तो 21% होता है। ऑक्सीजन की बात करें 45% होता है, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम की बात करें 23% होता है, और सिलिकॉन की बात करें 21% होता है। यानी हायर अमाउंट में कौन है? ऑक्सीजन है, उससे लोअर अमाउंट में कौन है? मैग्नीशियम, और सबसे लोअर अमाउंट में कौन है? सिलिकॉन है। सबसे कम मात्रा में सिलिकॉन, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, और बीच में कौन है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमने क्रस्ट के बारे में देखा थे कौन कौन पाए जाते हैं, अब हम मेंटल के बारे में देख लिए, ठीक है। अब हम लोग कोर के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में, कोर के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम मिटा देते हैं, यू कैन एक्सक्लूजन। देखिए वो कुछ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। मैग्मा और लावा, मैग्मा और लावा दोनों सेम ही चीज है, लेकिन दोनों का नेचर से फर्क है, ठीक है। मैग्मा और लावा दोनों सेम ही चीज है, बट दोनों का नेचर अलग है, ठीक है। यदि कोई पिघला हुआ चट्टान है, मैग्मा किसको बोलते हैं? पिघले हुए चट्टान, पिघले हुए पदार्थों को मैग्मा बोलते हैं। लावा भी सेम कंडीशन होता है, लेकिन मैग्मा का अर्थ है क्या होता है? मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ, मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं, पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही मोल्टेन रॉक अगर पृथ्वी से निकल कर यानी ज्वालामुखी के द्वारा अगर बाहर आ जाता है, अगर वही जो क्या बोलते हैं मोल्टेन रॉक है, वही जो पिघली हुई चट्टानें हैं, अगर वह ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बाहर आ जाता है, तो जब बाहर आ जाए उसको लावा बोलेंगे, जब अंदर रहेगा तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोल्टेन रॉक आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, अर्थ से अगर बाहर रहेगा, पृथ्वी से अगर बाहर निकल जाएगा, आउटसाइड का मतलब बाहर निकलना, इनसाइड का मतलब अंदर होना। अगर आउटसाइड से बाहर रहेगा यानी पृथ्वी के अगर सरफेस से बाहर आ गया तो उसको हम लावा बोलेंगे, और पृथ्वी के सरफेस के अंदर है क्या बोलेंगे? हम मैग्मा बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कोर, ठीक है, लास्ट टर्म हमारा चल रहा है कोर। कोर जो होता है बाबू, ठीक है, यह टोटल जो अर्थ मास है, ठीक है, यह टोटल जो अर्थ मास है उसका 33% कंटेन करता है। यानी मास का कितना परसेंट होता है? 33% होता है, 33% होता है। द्रव्यमान का 33%, मतलब जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका ये 33% है। कौन? कोर, ठीक है। जबकि यदि हम वॉल्यूम का बात करते हैं, हम आयतन का बात करते हैं, तो आयतन के हिसाब से यानी वॉल्यूम के हिसाब से यह क्या होता है? यह 16% होता है। कितना होता है? 16% होता है। आयतन के हिसाब से पूरे पृथ्वी का 16% है, जबकि द्रव्यमान के हिसाब से यह पूरे पृथ्वी का 33% होता है। कौन? कोर, ठीक है। अब बात ये होती है कि यह जो कोर होता है बाबू, ये दो भागों में डिवाइडेड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है आउटर कोर, हिंदी होगा बाह्य कोर, दूसरा इनर कोर, हिंदी होगा आंतरिक कोर। अब ये समझते हैं कि बाह्य कोर के बारे में, बाह्य कोर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आंतरिक कोर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं क्या? आउटर कोर, बाह्य कोर। अब सबसे फर्स्ट बात ये होती है कि जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है।
मतलब द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, द्रव अवस्था में होने का कारण क्या है? ये बात होती है कि आउटर कोर है आखिर द्रव अवस्था में होती क्यों है? ठीक है, अगर लिक्विड स्टेट में है क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है, दो कारण है। पहला कारण न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, पृथ्वी के जो गर्भ में होती है न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन कौन? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। यहाँ नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। कहाँ पे? आउटर कोर में। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, ये सभी चीज पूरा का पूरा लिक्विड हो जाएंगे। मतलब जितना हम नीचे की ओर जाते हैं हीट का मान बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट बढ़ रहे हैं नीचे, न्यूक्लियर एलिमेंट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर रिएक्शन भी ज्यादा होगा, नाभिकीय अभिक्रिया भी ज्यादा होगा। और जब नाभिकीय अभिक्रिया ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि सभी क्या होंगे? मॉल्टन स्टेट में चले जाएंगे, द्रव अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है इसका लिक्विड स्टेट होने का? दो कारण है। पहला कारण क्या है? अगर ए और बी की हम बात करें तो पहला कारण है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कारण है? नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी इंग्लिश में हम कुछ लिखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन। और दूसरा है प्रीमोर्डियल हीट, प्रीमोर्डियल हीट एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है प्रीमोर्डियल हीट। ठीक है, प्रीमोर्डियल ताप। अब इसको हम अध्ययन करेंगे प्रीमोर्डियल ताप क्या होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि लिक्विड स्टेट में पहला का न्यूक्लियर फ्यूजन आप समझ गए। प्रीमोर्डियल हीट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इससे समझने से पहले ध्यान देंगे, इसको हम समझाते हैं प्रीमोर्डियल हीट को। उससे समझाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो आउटर कोर होता है, जो पृथ्वी का जो आउटर कोर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आउटर कोर के बारे में। तो जो आउटर कोर होता है यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से निकेल, सल्फर और आयरन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं। किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। निकेल, सल्फर और आयरन पाए जाते हैं। निकेल, सल्फर और आयरन पाए जाते हैं। कितना निकल किसी को ना। अब हम प्रीमोर्डियल हीट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रीमोर्डियल हीट क्या होता है? देखो प्रीमोर्डियल हीट क्या होता है। आज से 4.5 जो बिलियन साल पहले, ठीक है, आज से 4.5 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, कितना मिलियन पहले? 4.5 बिलियन ईयर को, ठीक है, मिलियन बिलियन, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर को क्या होता है? ठीक है, कि जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, ठीक है, जब अर्थ का निर्माण हो रहा था 4.5 बिलियन साल पहले। आप बिलियन समझ रहे हैं? ठीक है, अगर देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इधर से 3 जीरो रखते हैं इसको 1000 बोलते हैं, इधर से 3 जीरो रखते हैं इसको फिर मिलियन बोलते हैं, इधर से 3 जीरो बोलते हैं इसको हम बिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, कि इधर से जो मात्राएं बढ़ रही है, इधर से जो मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, इसको 1000, इसको मिलियन, इसको बिलियन, इंग्लिश में हम ऐसे काउंट करते हैं, इसका ट्रिलियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिलियन, सॉरी 4.5 बिलियन है, लगभग 4 बिलियन मान लेते हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, माने 4.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ था कि जब अर्थ का निर्माण हुआ था, किसके से? सूर्य के साथ हुआ था जब। ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत तेज था। ठीक है, बहुत माने वो गैसेस गोला था। ठीक है, तो हुआ क्या कि लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही। ठीक है, तो जब 3.5 बिलियन का समय आया, 3.5 बिलियन ईयर एगो, बिलियन साल पहले क्या हुआ कि पृथ्वी का जो ऊपरला परत है उसमें लाखों साल तक बारिश होते पृथ्वी का जो ऊपरला लेयर था क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? जब धीरे धीरे ठंडा हुआ, मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ऊपरला लेयर जब ठंडा हो गया तो जितने भी हीट थे, जितने भी गर्मी थी, तो सारी साल क्या हो गई? अंदर कैद हो गई। ऊपर एक पतला लेयर बना था, सब अंदर कैद हो गई। ठीक है, तो 3.5 साल से 2.5 ईयर तक, बिलियन ईयर तक, 3.5 से 2.5 बिलियन ईयर तो क्या होता है कि जो अंदर का हीट है वो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। तब देखिए 3.5 बिलियन से 2.5 बिलियन ईयर, मतलब लगभग अप्रोक्स 1 बिलियन ईयर एगो तक क्या होते रहा? ज्वालामुखी उद्गार होते रहा, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहा। सारी गर्मी उसकी जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी थी वो बाहर निकल रही थी। ठीक है, जैसे पृथ्वी गर्मी से बाहर निकल रही थी, ठीक है, तब क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी और शांत होते गए। तो इसी को कारण इसको ग्रेट टेक्टोनिक्स भी बोलते हैं। ग्रेट टेक्टोनिक्स यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है कि यह एक ज्वालामुखी उद्गार समय चल रहा था, मैंने वहां पे बहुत सारा ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ठीक है, ये था प्रीमोर्डियल हीट। ठीक है, और
जो आउटर कोर हमने देखा किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। फिर क्या था, मोडेलिटी के कारण था, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण था। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो निकल पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। ठीक है, किस स्टेट में होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। यू कैन टेक दिस शॉट। देखिए आउटर कोर में एक बार और यहाँ पे कनेक्टिव करंट ऑपरेट्स करती है। क्या ऑपरेट्स करती है, कनेक्टिव करंट, मतलब समझाते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव करंट ऑपरेट्स करती है, हिंदी में संवहनी धारा, संवहनी धारा। यहाँ पे संवहनी धारा चलती है। ठीक है, अब संवहनी धारा क्या होती है, ठीक है, देखिए जो आउटर कोर का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, सब चीज लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब कोई चीज लिक्विड स्टेट में होगा तो फैलेगा, कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में होगा तो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो फिर जितना ज्यादा इसको हीट करेंगे, लोहा का आपने देखा है, लोहा इतना एरिया में है। ठीक है, तो लोहा को हम गर्म करेंगे तो और फैलेगा। ठीक है, तो उसी तरीका से जो भी कोई भी पदार्थ दुनिया में होता है उसको हम गर्म करते हैं तो उतना ही फैलेगा, जितना गर्म करेंगे उतना ही फैलते जाएगा, जितना गर्म करेंगे उतना ही फैलते जाएगा। ठीक है, तो जब लोहा फैल रहा है, जब लोहा क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, जब लोहा क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, चाहे जितने भी अंदर के चट्टानें जब फैल रही है, ठीक है, तो होता क्या है कि वह जब फैलता है तो गर्म होता है, जब गर्म हो तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा ज्यादा आएगी, तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो क्या होती है, जो अंदर का जो लिक्विड चट्टाने हैं, जो रॉक्स है, लिक्विड रॉक्स है, जो द्रव चट्टाने हुई है, जो द्रव बन गई है। ठीक है, यानी जो मैग्मा है, हमें दूसरे शब्दों में मैग्मा जो है, ठीक है, वो ऊपर की ओर उठती है। क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, लेकिन जब ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर की ओर उठते समय क्या होता है कि हम बताए थे कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता है, ऊपर की ओर जाएंगे तापमान कम होगा। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है, कम होते जाता है, तापमान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। जब तापमान कम होता है तो ऊपर क्या होता है, ठंडा होने लगती है, मतलब गर्म रहेगा लेकिन इसके कंपेयर में कम गर्म रहेगा। ठीक है, इसके कंपेयर में कम गर्म रहेगा, और जब कम गर्म होगा तो फिर क्या होती है, या ऊपर उठ नहीं पाती है और नीचे क्या होती है, नीचे की ओर वापस गिर जाती है। ठीक है, अब एक छोटा सा हम पानी का लेते हैं, वो जल का, तो जल को हीट करते जल भी ऊपर भाप के ऊपर बैठता है। ठीक है, और जल को ऊपर ठंडा करेंगे, भाप को ठंडा करेंगे, फिर पानी के ऊपर नीचे गिरेगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हीट चाहिए क्योंकि ये सारे चट्टान है, पिघली हुई है। तो जब ये चट्टान पिघलता है, ठीक है, तो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, इसके उठता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर उठेगा, लेकिन जब ठंडा होगा क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर ऊपर की ओर उठेगा। या साइकिल के रूप में यह काम कर देता है। तो यह जो साइकिल के रूप में जो घूम रहा है, जो चट्टाने जो है वो कभी द्रव के रूप में ऊपर उठ रही है, फिर शांत होकर नीचे आ रही है, तो यह जो साइकिल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, संवहनी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहनी धारा बोलते हैं, कनेक्टिव करंट बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव करंट बोलते हैं। ठीक है, संवहनी धारा बोलते हैं। अब एक बात और याद होना चाहिए कि संवहनी जो धारा होती है कनेक्टिव करंट के कारण ही पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं आप लोग, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। आपने देखा है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति काम करती है, विशाल मैग्नेट की भांति काम करती है। इसके पास नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं। ठीक है, तो यह जो पृथ्वी के पास जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, यह किसके कारण है, संवहनी धारा का कारण है, कनेक्टिव करंट के कारण। यदि कनेक्टिव करंट काम करना बंद कर दे, यदि कनेक्टिव करंट है अगर वो रुक जाए, ठीक है, कनेक्टिव करंट अगर काम करना बंद कर दे, किसी तरीका से कनेक्टिव करंट का फॉर्मेशन ही ना हो, तो पृथ्वी के पास जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी उसके बाद चुंबक की तरह काम नहीं कर पाएगी। एक फेमस मूवी है द कोर, आप उसे देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, उसमें आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, अमेरिकन मूवी। तो एक कनेक्टिव करंट आप समझ गए, यानी हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव करंट के कारण क्या होता है, पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी हिंदी में इससे कहो जो कंडक्टिविटी, इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हमारे वीडियो में एक खास बात है वो कि आप देख रहे हैं कि हमने वीडियो में हर एक लोअर पॉइंट उठाया है, मतलब धीरे बेस से ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, लोअर से लोअर और हायर से हायर की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं किसी पॉइंट को छोड़ देंगे, वो किसी भी सेक्टर का वीडियो हो, ओके, वह ज्योग्राफी का वीडियो हो, ठीक है, या बायो का वीडियो हो, वह केमिस्ट्री का वीडियो हो। ठीक है, कुछ लोग आर्ग्यू रहता है कि केमिस्ट्री का वीडियो नहीं अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि हम केमिस्ट्री का टीचर है।
ठीक है, तो इस कारण बात सही है, लेकिन अपलोड किए जाएंगे, सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयारी में कैसे क्वालिटी परिटी कार्य का होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि हम इनर कोर के बारे में बात करते हैं, सबसे लास्ट आउटर कोर खत्म हो गया था पूरा। यदि हम इनर कोर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे बाबू, जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। समझा रहे हैं मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में क्या से बना हुआ है बाबू? तो इनर कोर जो है शुद्ध लोहा से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ठीक है, मेड ऑफ प्योर आयरन, प्योर माने शुद्ध आयरन, ठीक है, यानी जो इनर कोर जो बना हुआ है वो शुद्ध आयरन से बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। किसका? इनर कोर का। इनर कोर का जो टेम्परेचर कितना है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यानी वही टेम्परेचर है जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है, जो सूर्य की सतह है उसका जो टेम्परेचर है वही क्या है? इनर कोर का टेम्परेचर है। क्या है? इनर कोर का टेम्परेचर है। तो अब समझने वाली बात ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हमने बताया कि नीचे न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं तो अंदर जितना हम अंदर जाएंगे हीट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हीट उतना ही ज्यादा होगा तो लोहा जो है, जो प्योर आयरन का शुद्ध लोहा का जो है वो पिघल के मिल जाता है, ठीक है, पिघल के मिल जाता है। कारण ये है कि जो अगर लोहा अगर प्योर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसका गलनांक बहुत हाई होता है, इस कारण पिघल नहीं पाता है, ठीक है। और लोहा जब फैक्ट्रियों में पिघल के बहते रहता है, ठीक है, तो वह प्योर लोहा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, जैसे मैग्नीज, ठीक है, जो उसमें जंग से बचाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। जब अशुद्धियां को मिलाते हैं तो किसी पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? घट जाता है, गलनांक क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। लेकिन यह केस का बना शुद्ध आयरन का बना हुआ है, इस कारण ये गर्म तो है, बहुत ज्यादा गर्म, 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है, लेकिन यह बॉडी स्टेट में नहीं है, ठीक है। और एक बात और, सबसे चौथा पॉइंट, कि सबसे ज्यादा हायर डेंसिटी होती है किसकी? इसकी, इस इनर कोर की डेंसिटी, यानी मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब उच्चतम घनत्व, हिंदी होगा इसका उच्चतम घनत्व। उच्चतम घनत्व कितना होता है बाबू? इसका है तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जबकि आपने अगर पूरी पृथ्वी को हमने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, कि 5.5 होता है, ठीक है, और इसका देखिए कि 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कितना ज्यादा है। इस कारण सबसे नीचे है, डेंस है, सबसे हाई डेंस है, हाईएस्ट डेंसिटी है, तो सबसे नीचे है। समझ रहे इस बात को? ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, वो है इनर कोर का। कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ ये जो अर्थ का जो क्रस्ट मेंटल कोर का जो स्टडी था वो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एट लास्ट सब्सक्राइब एंड लाइक।